नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। श्रीनगर में योग, मोदी जी जख्म पे मरहम लगाने जा रहे हैं या नमक छिड़कने। दूसरा, क्यों ट्रूडो मोदी जी के G20 G7 इवेंट को पंचर कर देते हैं। और तीसरा, क्या गृह मंत्रालय की अनुमति लेकर राज्यसभा सांसद अपना कार्य करेंगे। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने देनी होती है, जिससे हमारा चैनल आराम से चल सके। आपकी इस राशि से हमें चैनल चलाने में सुविधा होती है। और अगर आप एक बार वन टाइम देना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ हर महीने के कमिटमेंट के, तो एक मुश्त एक बार भी आप हमें ये राशि दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। तो अब सबसे पहली बात कर लें, श्रीनगर में योग, जख्म पर मरहम लगाना या नमक लगाना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी ने अनाउंस किया कि वो 21 जून को जो कुछ इंटरनेशनल योगा डे या क्या है उसमें जा रहे हैं श्रीनगर, उस इवेंट को करने। 2 दिन की यात्रा है। मोदी जी अभी कल नालंदा यूनिवर्सिटी में थे, वो शिक्षा की बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ की बात कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि मोदी जी को शायद जाके अब समझ में आ गया होगा कि नालंदा कहाँ है, तक्षशिला कहाँ है। तो शायद वो नालंदा से तक्षशिला की दूरी एक साथ नाप रहे हैं, क्योंकि तक्षशिला जहां वो जा रहे हैं उसके आसपास ही कभी रहा होगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि श्रीनगर की अहमियत क्या है, आज कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अहम और सबसे जरूरी क्या है। मेरे हिसाब से उनके लिए आज जो सबसे जरूरी बात है वो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी उनके लिए है। उनके लिए वोट देने के अधिकार को, आप एमपी तो आपने इलेक्शन करा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने का डायरेक्शन है कि आप अपने आप नहीं करा रहे थे। 2014 में आखिरी विधानसभा इलेक्शन हुआ था, आप उसके बाद इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि आपको सितंबर से पहले इलेक्शन कराना है। तो क्या मोदी जी वहां जाके इलेक्शन की डेट अनाउंस कर रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं मोदी जी? मोदी जी के लिए क्या अहम है देश के? ये तो उनके उनके पार्टी के आरएसएस जो सबसे बड़े विचारक हैं, भागवत जी ने कहा है कि भाई मणिपुर का क्या हुआ, तो मोदी जी क्या कोई वक्तव्य देंगे मणिपुर पे? क्या मोदी जी कश्मीर पे कोई वक्तव्य देंगे? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा कि कश्मीर के लिए क्या किया गया है। आप बोलते रहिए हमने 370 किया, हमने फलाना किया, लेकिन क्या आम कश्मीरी उससे वो है? मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपकी ये सारी स्कीम इतनी सक्सेसफुल, इतनी पॉपुलर और आप बड़े भारी वहां के नेता हो गए हैं, आप और बीजेपी बड़ी भारी पार्टी हो गई है, तो आपने कश्मीर में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ाया? पहली बार इतने सालों में आपने अपना कैंडिडेट भी लड़ाने की हिम्मत नहीं की वहां, क्यों? और आप एक तरफ कहते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि योग से ज्यादा जरूरी है मूलभूत प्रश्न। और मैं देश के प्रश्नों को बाद में बात करूंगा। देश के प्रश्न तो मोदी जी कितना हैंडल करते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कहीं की कोई समस्या हो। मैं सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा हूं। कश्मीर अगर आप जा रहे हैं तो क्या आप सोनम वांगचुक ने जो अपना आंदोलन के जरिए जो बातें उठाई थी उस पर आप कुछ बोलेंगे? वो लद्दाख है, कहने को आप कहेंगे नहीं, वो जनरल प्रदेश एक है। ज्योग्राफिकली आपने एक उसके डिमार्क करके 2019 में बीजेपी सरकार ने उसको अलग कर दिया, लेकिन क्या आप सोनम वांगचुक की मांगों पे कुछ बोलेंगे? बताएंगे कि उसकी मांग जायज थी, नाजायज थी, हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे? क्या जो आतंकी हमले की बाढ़ आ गई है, और खास करके अब तो वो जम्मू तक पहुंच रहे हैं जो पहले नहीं आते थे, उस पे आप इसके अलावा कि हम दांत खट्टे कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे, इसके अलावा क्या आप कहीं कोई एक इस तरह का संवाद करेंगे कि जिससे ये चीजें कम हो? क्या आप मैं एक और चीज पूछ रहा हूं, चलिए छोड़ दीजिए, आपको एक समुदाय विशेष पसंद नहीं है, आप उसका पहनावा देख के उसका आप समझ लेते हैं कि किस समुदाय के लोग हैं, लेकिन क्या कश्मीर पंडितों के रिहैबिलिटेशन की आप बात करेंगे? क्या आप एक कुछ बताएंगे कि भाई अब तो आपकी सरकार 2010 साल की सरकार यहां हो गई, आप ही लगातार वहां चला रहे हैं कश्मीर को, तो क्या कोई प्लान आप देंगे कि भाई कश्मीर पंडितों को हम इस तरह से रिहैबिलिटेट करेंगे, इस तरह से वापस? कोई समय सीमा, नंबर्स,
कि भाई हम पहले 6 महीने में 1000 लोग करेंगे, फिर अगले 6 महीने हम 5000 लोग करेंगे, फिर कुछ देंगे आप, कोई रोड मैप देंगे कि सिर्फ भाषणबाजी और लंबी लंबी लफाजी करेंगे वहां जाके? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कश्मीर को एक बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग की जरूरत है। वहां कश्मीर अपने को कहीं आहत पाता है। मैं कश्मीर खुद गया था, राहुल गांधी जब गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो राहुल गांधी ने क्या किया था? उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने उनके साथ बस खड़े हो गए थे और कश्मीरियों को लगा था कि नहीं, कोई हमारे साथ हमारा दुख दर्द सुनने वाला है। क्योंकि अगर एक और चीज मैं बता दूं, योग की ही बात कर लेते हैं। योग के प्रति अगर आप ईमानदार हैं मोदी जी, जैसा आप बताते हैं ना कि आप बड़ा ईमानदार हो योग, तो एक काम क्यों नहीं कर रहे? आपके 72 मंत्री हैं आपके पास, और 36 स्टेट में या तो गवर्नर साहब है या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपके द्वारा अपॉइंटेड है। तो ये 72 लोग भी आपके, डायरेक्ट आपके, मतलब इसमें आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कहना, ये तो डायरेक्ट आपके लोग हैं। आज कल 21 तारीख को वहां से घोषणा करिए कि हर व्यक्ति, और इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, आप तो कहते हैं आप 3-4 घंटा सोते हैं, कहिए ना कि सुबह 6 से 6:30, 6:30 से 7, 7 से 8, आधे घंटा सार्वजनिक रूप से अपने बंगले में बाहर योग करेगा। जिसको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है, उनको लोग मिलने आते ही हैं, तलाशी ली जाती है, ज्वाइन करवाइए, अवेयरनेस करवाइए, राज्यपाल लोग बाहर निकले। आप ये चाहते हैं ना, आपके लोग भी तो फिट होंगे। अगर योग अच्छा होगा तो आपके राज्यपाल, आपके मंत्रियों के मन में भी अच्छे विचार आएंगे, अच्छा हेल्थ होगी। करिए ना कल अनाउंसमेंट। इस सरकारी उस पे जाके इवेंट बना देना, इधर उधर की बातें कर देना से योग के प्रति कोई सर्विस नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर, आपके इस जो आप इवेंट करने जा रहे हैं उसमें एवरेज कश्मीर को क्या उसके मन में गुजरेगी, ये बहुत बहुत स्पष्ट है कि वो किस तरह से इसको लेगा। अब मैं दूसरी बात कर लूं, क्यों ट्रूडो मोदी जी के G20 G7 इवेंट को पंचर कर देते हैं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी मोदी जी गए थे G7 की मीटिंग करके आए, बड़ा शान शौकत के साथ कि मैं यहां मिला, उनसे मिला, ये सब किया। ठीक है भाई, आपने वहां बहुत अच्छा काम किया। अब वहां पे पहले एक चीज समझ लीजिए क्या हुआ। एक निज्जर जी हैं, निज्जर जी हेड ऑफ खालिस्तान टेरर फोर्स के नाम की एक संस्था चलाते थे, और उनकी हत्या 18 जून 2023 में उनकी हत्या हो गई थी। अब क्या हुआ कि G20 उसके बाद हुआ, तो जब ट्रूडो हिंदुस्तान आए, ये सब गले लगे, फोटो को खिंचा ली गई, तो ट्रूडो यहां से वापस पहुंचे G20 के बाद। अब यहां बड़ा G20 हमने कर दिया, क्या किया। उन्होंने वहां जाके सीधे भारत सरकार पे ये आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार जिम्मेदार है और भारत सरकार ने इसको करवाया है। अब इसमें तो हल्ला मचता था, भाई सरकार ये क्यों करवाएगी, सरकार इंडिविजुअल से क्या मतलब है। लेकिन उससे तो आरोप लगा दिया था ट्रूडो जी ने। उसके बाद यूएसए ने भी एक पन्नू जी आ गए, यूएसए ने उनका भी आरोप लगाया कि उनकी हत्या के लिए और कैसे कैसे कौन कौन हायर किया गया था। और यूएसए ने यही नहीं छोड़ा, क्योंकि वो तो अमेरिका है। अमेरिका आपके यहाँ आया, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर आए, यहाँ सारी बात हुई और आपने भी एक्सेप्ट किया, हाँ कुछ है, हम जांच करते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब ये तो G20 को उन्होंने नष्ट कर दिया था ट्रूडो ने। अब G7 में लौट के आके बिल्कुल मालूम नहीं क्या और किस किस तरह की फोटो हर एक से। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट पूछा है कि आप गए क्यों थे, किसने बुलाया था। आप तो वहां इवेंट के में सिर्फ देखने के लिए बुलाए गए थे, आपका वक्तव्य भी नहीं हुआ, आपका भाषण, आप गए क्यों थे। खैर, जब आप वहां गए थे और आपने कहा बायलैटरल टॉक्स, तो ट्रूडो से आपने क्या बात की, वहां पहुंचे, फोटो खिंचवाई, क्या यही काम था। क्योंकि ट्रूडो जब वहां से लौटे तो 18 जून, कल, यस्टरडे इसको बोलते हैं, को कनाडा की पार्लियामेंट ने 1 मिनट का मौन रखा हरदीप सिंह निज्जर की याद, एज अ ट्रिब्यूट। उनकी याद में 1 मिनट का मौन व्रत कनाडा के पार्लियामेंट के द्वारा रखा गया। और ये निर्णय उनका सर्वदलीय निर्णय था, ये कोई ट्रूडो जी का सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये सर्वदलीय निर्णय था। जैसा उनके स्पीकर ग्रेग फर्गस ने बताया कि ये हम सब रिप्रेजेंटेटिव आए, सबने एक स्वर में कहा कि इनके लिए हम लोग को 1 मिनट का मौन रखना चाहिए, और ये मौन रखा गया। अब इंडिया की तरफ से इसके जवाब में
क्या हुआ, वैंकूवर में जो इंडिया के काउंसलर जनरल हैं उन्होंने कहा कि 23 जून को जो कनिष्क विमान हादसा हुआ था जिसमें 329 लोगों की जान गई थी, उसकी हम 39th एनिवर्सरी मना रहे हैं, आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए। वो एम्बेरस करने के लिए, मेरी जितनी जानकारी है ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है कनिष्क हादसे पे श्रद्धांजलि वाला, वो कोई नया नहीं है कि इस बार हुआ है। उसको आप हाईलाइट करके आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अब पहले तो ये समझ लें कि कनाडा ये कर क्यों रहा, क्यों वो बार बार निजर की बातों को करता है, वो मैं जरा आपको समझा दूं तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसमें 105 सेनेटर्स हैं, वो जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होता है, वो मतलब एग्जैक्ट राज्यसभा नहीं, राज्यसभा जैसे हुई, लेकिन जो अपनी लोकसभा है जो जिसको वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वो 338 लोग होते हैं, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 338 की होती है। तो 338 का वही चीज है, 169 पे या 170 पे, नॉट 169, 170 पे मेजोरिटी फिगर है। लिबरल जिसको ट्रूडो जी अभी हेड कर रहे हैं, जिस पार्टी को, मतलब जिस पार्टी की सरकार है, उसके सदस्य हैं 156। अब वहां पे यहां की तरह गठबंधन नहीं है, वहां का एक उसको वो बोलते हैं, यही का मान लीजिए जो सपोर्ट पार्टी कर रही है, जिसको वहां बोलते हैं कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई, जो सपोर्ट कर रही है पार्टी, उस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक और उसके 24 सदस्य हैं। ऑपोजिशन में कंजर्वेटिव्स हैं जो 118 हैं, लेकिन जो मेन पार्टी जिसकी वजह से ट्रूडो जी की सरकार टिकी हुई है वो न्यू डेमोक्रेटिक है। अब यहां से पेज समझना शुरू करिए। इस न्यू डेमोक्रेटिक के जो सदर हैं, जो अध्यक्ष हैं, वन हु इज लीडिंग, वो 2017 से जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह जी एक सिख हैं और जगमीत सिंह खालिस्तान के बारे में एक उनके मन में सद्भावना है। अब वो वहां के हैं, उनके मन में है, तो इसको क्या कर सकता है। और ट्रूडो जी चूंकि उन्हीं के पे सरकार टिकी हुई है, तो ट्रूडो जी की ये हिम्मत नहीं है कि अपने सहयोगी दल के इस जज्बे को वो कहीं से भी कुछ कर सके, और उनके दबाव में वो बार बार, क्योंकि निज्जर की बात को इसलिए किया गया कि वो अगर भारत सरकार का नहीं तो भारत सरकार को जांच कराने में क्या दिक्कत है। ये बात सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी जांच आप जितनी जल्दी करा दीजिएगा उतनी जल्दी आपके लिए भी ठीक रहेगा और आपके रिश्तों के लिए भी ठीक रहेगा। दूसरा मुद्दा है कि भारत की बहुत खराब हैंडलिंग है, इस पूरे एपिसोड की हैंडलिंग बहुत ही खराब है। ये पूरा इट्स अ बॉचअप जॉब, और मेरे हिसाब से एस जयशंकर साहब और मोदी जी दोनों लोग इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों को फोटो खिंचवाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। देखिए, दो चीजें हैं, भारत और कनाडा के आपसी संबंध को आप अलग रखें, उसको अलग डील करें, और निज्जर वाली बात पे आप उसको डिप्लोमेटिकली अलग करके उसकी इंक्वायरी कराइए, जांच कराइए। आपने किया था नहीं किया था, जांच में आने दीजिए। अगर आपकी नॉलेज में है तो जो भी आपका है वो, लेकिन उसको जिस तरह से ट्रूडो जाके वहां बार बार आक्षेप लगाते हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं रहता है, वो ठीक नहीं है। और एक चीज और है मोदी जी, ये जो बीजेपी और आपका है ना, थोड़ा वोट का मोह कुछ चीजों के लिए छोड़ दीजिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वोट के बियॉन्ड है, हर चीज में वोट, हर चीज में कैसे वोट मिल जाए, कैसे वोट मिल जाए। आप पंजाब में क्यों आपकी पार्टी हिंदू सिख कराने के चक्कर में है, क्यों वो हिंदू सिख कराना चाहती, वोट के चक्कर में ना, कि वोट मिल जाए। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछे तो राष्ट्रद्रोही, आप सबको एक साथ सर्टिफिकेट देते रहते थे, 10 साल से तो दे रहे हैं कि वो राष्ट्रद्रोही, सब मतलब चुने हुए प्रतिनिधि इस देश में राष्ट्रद्रोही। उसी तरह से सारे सिखों को आप और आपकी, अब तो एक एमपी साहिबा भी आ गई हैं, सब खालिस्तानी। तो मतलब आप क्या एक स्वर में सारे लोगों को एक पेंट कर दिया जाता है। और मुझे अंत में यह लगता है कि G7 और G20 केवल फोटो खिंचवाने के बियॉन्ड भी कुछ इवेंट है, क्योंकि उसके अलावा अगर आप कुछ बात करें कैसे टेंशन कम होगा, कैसे बायलैटरल होगा, तो अच्छा है। लेकिन अगर सारा ध्यान आपका फोटो खिंचवाने में लगा रहेगा तो वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है देश के लिए, कम से कम। अब तीसरी बात, क्या गृह मंत्रालय की अनुमति लेकर राज्यसभा सांसद अपना कार्य करेंगे? डीएमके के एक राज्यसभा एमपी हैं
एमएम अब्दुल्ला। एमएम अब्दुल्ला साहब ऑलरेडी हैं, 2022 से वो राज्यसभा जा रहे थे कल। एमपी के बहुत से काम होते हैं, राज्यसभा जाता है, लोगों से मिलने के लिए वहां बताता है, वो अपने दूसरे साथियों से मिलकर कुछ बातचीत करते हैं, लाइब्रेरी होती है, नोट्स होता है, जो भी वो है उनका अपना ऑफिस भी होता है, हर पार्टी का ऑफिस भी होता है, उस ऑफिस में बहुत से काम होते हैं। तो उनको सीआईएसएफ ने उनको रोका। सीआईएसएफ अभी मई में सीआईएसएफ ने टेक ओवर किया है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, और उनसे पूछा कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप अंदर जा क्यों रहे हैं राज्यसभा में, क्या काम है। अब ये सीआईएसएफ पूछ रहा है कि क्या काम है, तो अब्दुल्ला जी को ही वाज टेकन अबैक, उनको लगा कि ये क्या है भाई, ये तो कभी नहीं, मतलब सिक्योरिटी वाला आपसे पूछे कि आप क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने खैर एक पत्र लिखा है, और पत्र किनको लिखा है वो भी नाम सुन के होगा, और वो पत्र का क्या जवाब होगा वो आप नाम सुन लेंगे किसको लिखा है, तो अपने आप ही आपको लगेगा कि पत्र का क्या होने वाला है। वो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। तो वो उस पत्र पे क्या कार्रवाई करेंगे और कितनी कार्रवाई करेंगे, इसके बारे में कोई गेस करने की जरूरत नहीं है। मैं एक और चीज बता दूं, एमएम अब्दुल्ला साहब सीजन आदमी है, एमबीए फाइनेंस है, जीरो क्राइम रिकॉर्ड है, कोई ये भी नहीं कि उलझने वाले हो, जैसे कोई लोग होता है ना। और भाई अगर कोई जिसके मतलब इस समय तो नहीं है, लेकिन जिसके लड़के ने रौंद के कुचला है लोगों को, वो जाएगा तो दूसरे जलवे के साथ जाएगा कि वो हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, रौंद देंगे, कुचल देंगे। ये भाई साहब जीरो क्राइम रिकॉर्ड वाले हैं, एमबीए फाइनेंस वाले हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे लोगों को आप क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि एक चीज समझना होगा, जो राज्यसभा की रचना है, अच्छा राज्यसभा के बारे में भी जरा समझना होगा। एक चीज जो मोदी जी के साथी लोगों को लगता है ना कि जीत गए और सब जगह हमारा, ऐसा नहीं है। लोकसभा में आप अल्पमत में है 240, राज्यसभा में मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आप राज्यसभा में स्टैंड पोजीशन क्या है। 245 टोटल सदस्य होते हैं, 233 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। एज ऑन डेट 5 वैकेंसीज हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो 4 लोग आने थे वो अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा का इलेक्शन नहीं हुआ, वो नहीं आए हैं, और महाराष्ट्र की एक वैकेंसी है। बाकी जो एनडीए है वो 119 पे है, 245 में 119 है एनडीए, बीजेपी 97 है, और जो इंडिया है वो 92 है, और कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी 29 है। कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस 13 है, आप 10 है, डीएमके 10 है। ये मैं सिर्फ फिगर आपको इसलिए बता रहा हूं कि राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस बॉडी, तो वहां का एमपी को हाउस ऑफ एल्डर्स बोल लीजिए, वो मतलब वो ये माना जाता है कि भाई वहां पढ़े लिखा है, ये सब ज्यादा होता है वहां के मेंबर के साथ। और वहां का मेंबर जो है वो एक तरह से ओनरशिप है उसकी, दी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओन्स कोई प्रॉपर्टी के टर्म्स में नहीं, पर उसकी कार्रवाई उसमें कैसे चलेगा, क्या होगा। मैं एक इंसिडेंट इसलिए व्यक्तिगत बता दे रहा हूं कि ये क्या है। सीआईएसएफ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम है, गृह मंत्रालय अमित शाह। मैं व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं, दिल्ली की सरकार बनी थी, मनीष सिसोदिया जी मुख्यमंत्री बने थे, मैं दिल्ली में था, मैंने फोन किया, उन्होंने कहा आइए बात करने की बात हुई कि उनसे बातचीत हो जाए। दूसरे दिन सुबह समय निश्चित हुआ, मैं उनके घर गया। मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर के यहाँ ये नोटेड था कि मेरा अपॉइंटमेंट है। जब मैं गेट पे पहुंचा तो एक भाई साहब दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर साहब, मतलब वो जो भी है, वो लेके खड़े थे। हाँ, नाम बताइए। अब दिल्ली पुलिस वाला बाहर, आपका नाम बताइए, नंबर बताइए, कहाँ से आए। अच्छा, अब उसने ये पूछा कि क्या काम, तो हमने कहा आपसे क्या मतलब क्या काम है भाई, आप दिल्ली पुलिस हो, सिक्योरिटी से नहीं, आपको ये बताना होगा क्या काम है। और ये मैं मतलब जो मैं समझ सकता हूं कि वो नहीं मान रहा था, मुझे अंदर फोन करना पड़ा। अंदर मनीष सिसोदिया जी के जो सहायक, जो सहयोगी थे, वो आए, और जब मैंने उनसे कहा तो उस पे शायद उनका वो मतलब उनका था कि साहब ये तो रोज ही होता है, ये लोग बाहर खड़े हैं, कौन कौन आ रहा है सबको मॉनिटर कर रहे हैं, सबका फोन नंबर ले रहे हैं, और ये तो पूछते हैं कि क्या करना। तो हमने कहा भाई आप लोग इसको क्या प्रोटेस्ट करें। तो ये जो एक अमित शाह साहब और इन लोगों की एक आदत है ना कि हर चीज को मॉनिटर करो, हर चीज को देखो। तो और सीआईएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम है, स्पीकर के अंडर नहीं है। राज्यसभा में स्पीकर मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंडर नहीं है। ये सब होम मंत्रालय से करेंगे।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीआईएसएफ ने जिस तरह से अब्दुल्ला जी को रोका है, ये आने वाले दिनों में जो मन की इच्छा है मोदी जी और अमित शाह को जिस तरह से पार्लियामेंट चलाने की, ये उसका एक सिर्फ ट्रेलर मात्र है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।